हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा को। इस क्लास में इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे कि समावेशी शिक्षा या कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये समावेशी शिक्षा क्या है, इसका इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्या नाता है, फिर इससे आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस क्लास में। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन वर्ड को एक वाक्य में यदि समझना चाहें कि वास्तव में समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, तो बेसिकली इसको ये यदि एक वाक्य का में इसका उत्तर है कि समाज में विभिन्न प्रकार जो बच्चे होंगे या कि स्टूडेंट होंगे, इनमें विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं होती है, शारीरिक या कि मानसिक विशिष्टताएं होंगी। शारीरिक रूप से यानी फिजिकल रूप से और कि मेंटल रूप से कुछ सामान्य होंगे, जर्नल होंगे, कुछ स्पेशल यानी विशिष्ट बालक होंगे। ठीक है, कुछ सामान्य बच्चे होंगे, कुछ विशिष्ट बालक होंगे। कोई विकलांग हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा बुद्धि का हो सकता है, कोई सामान्य आईक्यू लेवल का हो सकता है, या कि सामान्य से कम आईक्यू लेवल का बालक हो सकते हैं। सभी प्रकार के स्टूडेंट, नो मैटर कितनी डाइवर्सिटी है, वो किस समाज से आता है, किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, इन सबको इग्नोर करके, इन सबको साइड में रख के एक विद्यालय में एक छत के नीचे शिक्षा की व्यवस्था करना यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रन करना, पढ़ना पढ़ाने की क्रियाएं संपन्न करना इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ वाक्य लिखते हैं, कुछ छोटे छोटे शब्द लिखते हैं, तो इसकी इन डेप्थ क्लियरिटी मिलेगी कि वास्तव में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। कुछ मुख्य एजुकेशन सिस्टम है, उससे समझते हैं कि वास्तव में इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा क्या है। तो इसमें एक फर्स्ट आता है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। इसका हिंदी होता है विशिष्ट शिक्षा। फिर एक दूसरा टर्म है, इसको फर्स्ट कर देते हैं, तो दूसरा टर्म है मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में 95 प्लस जो सामान्य विद्यार्थियों के लिए स्कूल होते हैं, स्कूल प्राइवेट हो सकते हैं, स्कूल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, ट्रस्ट के हो सकते हैं। किसी भी ट्रस्ट के जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनको मेन स्ट्रीम स्कूल या कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका हिंदी होता है समावेशी शिक्षा। अब इनकी विशिष्टताओं को समझेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगी कि आखिर मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था क्या है, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था क्या है और समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो इन चीजों को बढ़िया से समझेंगे तो क्लियरिटी और भी बेहतर होगी। तो देखिए, स्पेशल एजुकेशन होता है स्पेशल चाइल्ड के लिए। अभी हम ये भी बताएंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब कैसे डेवलप हुई। ठीक है ना। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल एजुकेशन सिस्टम होता है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि स्पेशल चाइल्ड, अब थोड़ी सी ये क्लियरिटी ले ले कि विशिष्ट वाले की स्पेशल चाइल्ड या कि हिंदी में देखिए विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो विशिष्ट बालक वो होंगे जो सामान्य नहीं हो सकते। अब विशिष्ट बालक की दो कैटेगरी हो सकती है। पहली क्या हो सकती है, शारीरिक रूप से, और दूसरी क्या हो सकती है, मानसिक रूप से विशिष्टता हो सकती है। अब शारीरिक और मानसिक रूप की विशिष्टता क्या है, सामान्य बालक तो बिल्कुल आसानी से समझ में आता है कि जो स्वस्थ है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है, चल रहा है, जा रहा है, खाना खा पा रहा है, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, सामान्य स्वस्थ एक आदमी का आप पिक्चर इमेजिन कर लीजिए, वो सामान्य बच्चा हो गया। अब शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चा क्या है, जिसको आंखों में प्रॉब्लम है,
यानी वो देख नहीं सकता, अंधापन का शिकार है। अब इसकी डिग्री अलग हो सकती है कि बिल्कुल ही अंधा है, थोड़े से मीडियम है, या कि कुछ सामान्य दृष्टि दोष है। 3 कैटेगरी हो सकती है। फिर कानों में कुछ प्रॉब्लम है, यानी उनको श्रवण संबंधित दोष की प्रॉब्लम्स है, तो जो श्रवण से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है, या कि वो कोई विशेष शरीर का अंग, कोई स्पेशल ऑर्गन जो होता है उसमें कोई डिसेबिलिटी है, वो एक विशिष्टता होगी। तो शारीरिक रूप से इनको या कि कोई विकलांगता या कि दिव्यांगता ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन भी हो सकती है, क्योंकि कोई एक्सीडेंट के थ्रू किसी भी वजह से, तो ये शारीरिक रूप से विशिष्टता होगी। फिर मानसिक रूप से सामान्य होगा, जो सामान्य बच्चे का स्तर है 110 से 120-22 आईक्यू लेवल है, सामान्य मानसिक रूप से होगा। अब विशिष्ट में इसमें 2 कैटेगरी आती है मानसिक में। मान लीजिए किसी बच्चे का 142 प्लस आईक्यू है, बिल्कुल ही अच्छा आईक्यू है, तो ये भी एक विशिष्ट बालक होगा। और कोई 90 से कम वाला, 90 आईक्यू का लेवल 90 से कम होगा, ये मानसिक रूप से विशिष्ट होगा। इसमें बहुत सारी अधिगम अक्षमताएं होंगी, यानी चीजों को देखिए, कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप मूर्त चीजों की बात करें, आप फल की बात करें, सब्जी की बात करें, आदमी की बात करें, औरत की बात करें, पेन की करें, पेंसिल की, ये चीजें समझ में आएंगी। पर जो चीजें अमूर्त होती है, जैसे आप डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, व्यवस्थापिका की बात करें, या कि फिजिक्स की ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो चीजें इसके लिए समझना थोड़े से मुश्किल होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ये कि बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्रेफिया, डिफरेंट टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। तो मेंटल रूप से भी ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएगा। इन लोगों की एजुकेशन सिस्टम जिस एजुकेशन सिस्टम में होती है उसको विशिष्ट बालक कहते हैं। देखिए, विशिष्टता यदि सामान्य हो तो सामान्य विद्यालय में भेजा जा सकता है, पर यदि विशिष्टता बिल्कुल ही असामान्य हो तो उनको सामान्य विद्यालयों में नहीं रखा जा सकता, यानी उनका एजुकेशन नहीं की जा सकती सामान्य विद्यालयों में। ठीक। फिर दूसरा है मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। क्या होता है? जो सामान्य किसी सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विद्यालय चल रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। तो सामान्य विद्यालय उनको बोलते हैं, यहाँ पे हर एक बच्चे जाते हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। आपको अब ये समावेशी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की पिक्चर और बढ़िया से क्रिएट हो गई होगी कि भाई जो विशिष्ट बालक है उनको भी और जो सामान्य बालक है उनको भी एक साथ लाया जाए, एक साथ उनको पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा व्यवस्था प्रोसेस में एक साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया जाए, ताकि उनके अंदर बहुत सारी जो मेंटल बैरियर्स होते हैं या कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में होता है या कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो न बन पाए। बहुत अच्छी बातें हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसको ये सेकंड लेयर थी समझने की, इसको एक थर्ड लेयर से समझते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में और भी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब थर्ड लेयर क्या है उसको भी समझते हैं। देखिए, 2-3 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम से हमने समझा कि कुछ बातें कि उससे समावेशी शिक्षा की जो क्लियरिटी है और भी मिल पाए। अब इसमें कॉन्सेप्ट है एक एजुकेशन का। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे होते तो हम शिक्षा किसको दे रहे होते, किसी चाइल्ड को, किसी विद्यार्थी को हम शिक्षा देने की बात कर रहे होते। ठीक है। अब हम ये एजुकेशन की बात करें तो जो हम किसी न किसी विद्यार्थी को दे रहे होंगे तो एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ये समझे ना, तो क्लियरिटी ज्यादा से बढ़िया से इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ डेवलप हो जाएगी। ठीक। एजुकेशन यानी शिक्षा हम किसको देने की बात करते हैं, बच्चों को देने की बात करते हैं। ठीक है। अब इसमें एजुकेशन का जो एम है, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगीण विकास।
हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। जब हम बात कर रहे होते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की, तो इसका क्या मतलब होता है, इससे हम क्या समझे, ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब क्या। तो जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बातें कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास हो भाई, फिजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे, स्वस्थ मानसिकता के साथ क्लास में आए, ये हम बात कर रहे होते हैं। मानसिक विकास की, मानसिक विकास यानी कॉग्निटिव या कि मेंटल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कि मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। फिर संवेगात्मक विकास की हम बात कर रहे होते हैं, संवेगात्मक या कि इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, यानी संवेगों में नियंत्रण। बहुत प्रकार के संवेग होते हैं, जो एक नेगेटिव संवेग है, क्रोध होना, प्यार की भावना होना, देशभक्ति की भावना होना, इस प्रकार के बहुत सारे जो इमोशंस होते हैं उनका सही से रिप्रेजेंटेशन, सही से बैलेंस, ये बच्चे में यह अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें कब गुस्सा होना है या कि कब गुस्सा नहीं होना है, किससे किस प्रकार से पेश आना है, कौन से इमोशंस को कहाँ पे कंट्रोल करने की या कि प्रदर्शित करने की जरूरत है, इस सब की अंडरस्टैंडिंग हो। फिर हम बात कर रहे होते हैं सामाजिक विकास, यानी बच्चा जिस समाज में आ रहा है तो उसके समाज के नियमों को जाने, आधुनिकता के साथ कौन से नियम स्वीकार करने योग्य है या कि कौन से नियम को छोड़ देने योग्य है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, यानी सामाजिक डेवलपमेंट हो। हम बात कर रहे होते हैं बच्चे का सांस्कृतिक विकास हो, यानी अपनी संस्कृति, राष्ट्र से देशभक्ति की भावनाएं हो, अपनी संस्कृति को जाने समझे, उसके अनुसार उचित अनुचित का ध्यान रखे और उसके अनुसार व्यवहार करें। उसके बाद हम देखिए और विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, जैसे कि नैतिक विकास की हम बात कर रहे होते हैं। भाई बच्चे का नैतिक विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब यही हुआ ना। हम बात कर रहे होते हैं कि उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी जो पढ़ाया जा रहा है उससे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें संगीत, उसमें नृत्य, उसमें विभिन्न प्रकार के एक्टिंग, ड्रामा में उसकी बहुत सारी जो एस्थेटिक एबिलिटी है वो डेवलप हो। इस प्रकार जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो बहुत प्रकार के, इसमें हम कोई लिमिटेशंस नहीं लगा सकते, बहुत प्रकार के डेवलपमेंट की, बहुत प्रकार के एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि एक बैलेंस्ड सोसाइटी में एक बहुत सारे प्रकार के इंडिविजुअल यानी कि बच्चे डेवलप हो, एक स्वस्थ समाज का निर्माण। अब देखिए इससे मजे की बात क्या है, जब हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अपने चैनल में ये एक क्लास है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में रखने का प्रयास करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी बच्चे के विकास की अवधारणा। जब हम विकास की बात कर रहे थे, बाल विकास की जब हम बात कर रहे थे तो मजे की बात यह है कि तब भी हम यही सब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। विकास मतलब क्या, बच्चे का शरीर का बढ़ना, यानी शरीर की हाइट बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, उसमें दाढ़ी मूछे आना, केवल विकास यही नहीं है, उसके सामाजिकता का विकास हो। आप याद रखें और वो वीडियो यदि आपको हो सके तो देख लीजिए, ठीक है। उसका शरीर का विकास हो, स्वस्थ मानसिकता का विकास हो, इमोशंस बेहतर बैलेंस तरीके से विकास हो, सामाजिकता का विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, नैतिकता का विकास हो, एक्टिंग, ड्रामा, एस्थेटिक एबिलिटीज को, एस्थेटिक स्किल्स को जाने समझे। हम इन सब योग्यताओं की बात इसमें भी कर रहे हैं। अब ये इंक्लूसिव एजुकेशन से किस प्रकार से कनेक्टेड है, अब ये भी समझ रहे हैं। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें इंक्लूसिव एजुकेशन से कैसे कनेक्टेड है। तो देखिए अब फिर यहाँ आ जाते हैं और समझते हैं, भाई बच्चा किसका हिस्सा है, किसी समाज का। बच्चा हिस्सा किसका है, समाज का, सोशल का, ठीक है। बच्चा हिस्सा है समाज का। अब हमने एजुकेशन सिस्टम क्या पढ़ा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था। हमने क्या पढ़ा, विशिष्ट यानी स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, हमने पढ़ा विशिष्ट शिक्षा। अब हम ये बताइए कि समाज में बच्चों में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी है, बच्चे बहुत प्रकार के हैं। कुछ शारीरिक रूप से उनमें विशिष्टता होती है जिनकी हमने चर्चाएं की। अब ये बताइए कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड है यानी विशिष्ट बालक है,
आप उनके लिए इस समाज में अलग अलग इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हो। यानी जिनको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यहाँ पढ़ लें, जिनको चलने में दिक्कत है वो यहाँ पढ़ लें, जिनको हाथ में कोई दिक्कत है वो स्कूल में आ जाके पढ़ लें, और जिनको इस मानसिक रूप से थोड़े से दिक्कत है वही स्कूल में आके पढ़ लें, जिनमें और कोई अलग विशिष्टता है वो यहाँ आके पढ़ लें। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे समाज में ब्लॉक्स बना रहे हैं, यानी समाज का स्पेशली क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। हम समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई आंखों से संबंधित बच्चों को एक साथ पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है, ये एक क्वेश्चन सामान्य से दिमाग में आता है कि भाई विशिष्टता तो है, उनको एक साथ पढ़ने दो, क्या दिक्कत आ रही है। पर देखिए दिक्कत क्या है, कहीं ना कहीं ओवरऑल एजुकेशन, जब ये बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन से ये एजुकेशन अपनी शिक्षा व्यवस्था कंप्लीट करने के बाद आएंगे कहाँ, इनको जाना कहाँ है, ये रिटर्न होके आपकी सोसाइटी में रहेंगे ना, समाज में रहेंगे ना। अब उन्होंने 10, 15, 20 वर्ष का जो वक्त एक सर्टेन काइंड ऑफ सिचुएशन में, सर्टेन इन्वायरमेंट में आए हैं, तो ये इमोशनली, कल्चरली कैसे अपना बैलेंस बना पाएंगे, कैसे उस समाज में समायोजित कर पाएंगे, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स, यानी ये तो भी एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि इन बच्चों को समायोजन करने में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये एक व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं जो विशिष्ट बालकों की स्पेशल एजुकेशन का सिस्टम है वो एज स्वस्थ समाज के लिए, एज बैलेंस्ड सोसाइटी के लिए उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आया, पहले मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम आया, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन सिस्टम आया, अब इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। यानी समाज में हमारे पास फिजिकल एबल्ड और फिजिकल डिसेबल्ड भी बच्चे पढ़ेंगे। यदि उनमें किसी प्रकार की, हमें एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे हमें तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे को 120 प्लस IQ, 140 वाले IQ को भी पढ़ाना है, 90 या बिलो 90 IQ वाले बच्चे को भी हमें एक ही क्लास में पढ़ाना है। शारीरिक रूप से चाहे विकलांग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे उसकी कोई विशिष्टता हो, हम तीनों को एक ही क्लास में, एक ही छत के नीचे पढ़ाएंगे। जिससे होगा क्या कि एक बैलेंस्ड सोसाइटी का, यानी वो बच्चे जो सामान्य है वो भी इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, उनके साथ समायोजन की स्किल्स सीख रहे होंगे, और वो बच्चे जिनके पास शारीरिक विशिष्टता है, शारीरिक विकलांगता है कि यह दिव्यांगता है, जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड हो, तो वो भी अपने समाज में शुरू से, यानी बचपन से, कम उम्र से बच्चे समायोजन की स्किल्स को सीख पाएंगे। तो यहाँ से जन्म हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा, एक पंक्ति में बच्चों के अंदर कितनी भी सारी विभिन्नता हो, मानसिक रूप से बहुत उत्कृष्ट हो, सामान्य हो, या मानसिक रूप से कमजोर हो, या कि मानसिक उसमें लर्निंग की कोई डिसेबिलिटी हो, पर हमें सभी बच्चों को एक साथ लेके आना है। शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, वो आंखों में उसकी प्रॉब्लम हो या कि कान में उसकी प्रॉब्लम हो, पर उसको एक ही छत में एक ही साथ ला के पढ़ाना, सिखाना, समझाना, उसमें सामंजस्य स्थापित करना और एक स्वस्थ और बैलेंस्ड समाज का निर्माण करना, एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन कॉन्सेप्ट है, यानी समावेशी शिक्षा का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक, ये बातें समझ में आती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया। तो इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें संस्कृति, पॉलिटी और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोच भी मिल जाएगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को इस भी एंगल से हम जब देखेंगे तो चीजें और भी बेहतर होंगी, और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब ये चीजें देख ले, अब मैं समझता हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, केवल इंक्लूसिव एजुकेशन के एंगल की दृष्टि से, ताकि चीजें बेहतर समझ में आए, ताकि क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग उस स्तर तक चली जाए कि हमें यहाँ से आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ना न पड़े, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कुछ सोचना न पड़े। अब वो भी देख लेते हैं। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसके आधार पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के एंगल से समझेंगे कि ये ऐसे भारतीय शिक्षण व्यवस्था में या कि दूसरे राष्ट्रों की शिक्षण व्यवस्था में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया
और इसके अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे। तो हम सीधा भारतीय शिक्षण व्यवस्था, जिसकी बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स के द्वारा बहुत सारी कमियां बताई जाती हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार से आई, किस प्रकार से हमारे समाज का एक हिस्सा हुई। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कुछ एंगल्स की बात करें, कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे ताकि क्लियरिटी डेवलप। हमारी जो इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री है ना, वो स्टार्ट होती है वैदिक पीरियड से। हिंदी में इसको बोलते हैं वैदिक काल, फिर इसमें आता है मध्यकाल, और फिर आता है इसमें मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। अब देखिए, जब वैदिक काल की बात करते हैं तो इसमें वैदिक शिक्षण व्यवस्था, जिसमें आश्रमों का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है, और इसी में बौद्ध की मठों की शिक्षण व्यवस्था की बात की जाती है। पर इसमें बहुत सारी जिगजैग है। जैसे मैं वैदिक काल की 2-3 स्टोरी को सेलेक्ट करूं तो हम ये देख पाएंगे कि समावेशन की कॉन्सेप्ट यानी समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, या कि हम जानते नहीं हैं, या कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक डेवलप नहीं है, या कि हमारे कुछ प्रमाणों में कमी है। तो देखिए, इसमें 2 स्टोरी आती है। जैसे कि हम ये देखते हैं महाभारत काल से हम 2 प्रकार की स्टोरियों को देखते हैं तो चीजें समझ में आएगी। स्टोरी नंबर फर्स्ट, जब बात आती है कि एकलव्य और गुरु द्रोण की कहानी आती है, उसमें क्या होता है कि एकलव्य एक जनजातीय समाज से बिलोंग करने वाला बच्चा होता है, और जो गुरु द्रोण होते हैं वो राजकुमारों के लिए एक गुरुकुल चला रहे होते हैं। एकलव्य की धनुर्विद्या को सीखने का बहुत ज्यादा उत्साह होता है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, फिर भी गुरु द्रोण उनको क्या कह के मना कर देते हैं कि ये राजकुमारों का, यहाँ पे केवल राजकुमार धनुर्विद्या प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य व्यक्तियों के लिए ये शिक्षा नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है उस समय में जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोत्साहित न करके हतोत्साहित करने वाली कुछ बातें होती हैं। यदि दूसरा देखें, दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें बात की जाती है परशुराम जी की। परशुराम जी का एक स्टोरी आता है कि महावीर कर्ण उनके पास जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने शिक्षा तो दे दी जाती है, पर एक दिन की कथा आती है ऐसे कि एक दिन जब परशुराम उनकी गोद में सो गए होते हैं और एक कीड़ा काट के ऊपर तक आ जाता है, खून फैल जाता है, तो उनको ये भान होता है कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये कोई एक क्षत्रिय इतना साहसी हो सकता है। तो वहां पे वो कितना कुपित होते हैं और कितना श्राप वगैरह जो भी है कॉन्सेप्ट वो देते हैं। तो यहाँ भी एजुकेशन सिस्टम में कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, भाई आप ब्राह्मण नहीं हो इसलिए हम शिक्षा नहीं दे सकते। तो कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि जो समावेशन का कॉन्सेप्ट है ये हमें कुछ एक उदाहरण है, हो सकता है कि मेरी जानकारी सीमित हो, आपके पास कोई अच्छे एग्जांपल्स हैं तो आप मुझे जरूर बताएं। तो समावेशन का कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं उतना ज्यादा प्रभाव में नहीं था, ये तो कम से कम हम कह सकते हैं इन दूसरी 2 स्टोरियों के माध्यम से। वैदिक काल में ही एक स्टोरी आती है जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के बारे में, यानी बौद्ध शिक्षा व्यवस्था बेसिकली मठों में की जाती थी हैं, और बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में एक स्टोरी आती है कि जो बुद्ध के सबसे निकट शिष्य होते हैं, सबसे निकट प्रिय शिष्य होते हैं, वो ये बोलते हैं कि गुरुदेव अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने शिक्षण व्यवस्था में महिलाओं को भी अवसर दे, महिलाओं को भी अपने भिक्षु जैसे हैं तो भिक्षुणी बनने की, प्रवेश खोलने का, अपने द्वार खोलने का समय आ गया है। तो उन्होंने ये तो कर दिया, पर उसके बाद अपने शिष्य से ये बोलते हैं कि यदि हमारा बौद्ध धर्म या कि बौद्ध दर्शन 1000 वर्ष चलता तो अब 500 वर्ष ही चलेगा, ऐसी बातें आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन वैदिक काल में, कम से कम जितनी मेरी सीमित जानकारी है, तो इसके मतलब
कुछ एक्सेप्शनल उदाहरण रहे होंगे, पर मेन स्ट्रीम में इसकी कोई विशेष उदाहरण मुझे कम से कम देखने को नहीं मिले। अब इसके बाद आते हैं मध्यकाल, और मध्यकाल कहते हैं कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था का एक अंधकार का काल माना जाता है। इसमें मुगलों का शासन हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, इसमें जैसे वैदिक व्यवस्था में आश्रम और बौद्ध दर्शन में मठों की व्यवस्था थी, ऐसे मध्यकाल में बहुत सारे मदरसे खोले गए, बहुत सारी शिक्षण व्यवस्था, हर एक छोटे बड़े राजा अपने अपने हिसाब से करते थे, और कोई मतलब व्यवस्थित एजुकेशन सिस्टम हो ऐसा कुछ बहुत बेहतर नहीं मिलता। बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो भारतीय मध्यकाल की शिक्षण व्यवस्था को कुछ बेहतर नहीं मानते। फिर इसके बाद जो आधुनिक काल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही से हम समझेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था ये कि विश्व के बहुत सारी शिक्षण व्यवस्थाओं में जो समावेशन का कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आया। और इसमें बहुत दूर दूर तक बातें नहीं की जाएंगी, इसको थोड़े सा समराइज वे में ये चीजें समझाई जाएंगी ताकि कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ क्लियरिटी मिल पाए। अब आधुनिक काल से हम बातों को समावेशन की यानी इंक्लूसिवनेस की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, और बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में बहुत सारे रिजोल्यूशन लाए गए, जिसमें शिक्षण व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करके उसको एक स्थायित्व स्वरूप देने का प्रयास किया गया। ब्रिटिशर्स ने नो डाउट बहुत सारे काम किए। अब इसमें बात आती है, एक सन है, डेट है, तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में एक सन आती है, सन 1883। इसमें देखिए समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बातें नहीं की गई, पर इससे पहले तक जो विकलांग है, शारीरिक या मानसिक रूप से विशिष्ट भी बालक हैं, उनकी शिक्षण व्यवस्था की कोई ठीक ठाक व्यवस्था नहीं थी, या कि व्यवस्थाएं बिल्कुल ना के बराबर थी। हम ये मान के चलते हैं। एक डेट है इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस से 1883। इसमें क्या हुआ कि जो बहरे बालक है यानी जिनको सुनाई कम देता है या कि बिल्कुल नहीं मूक बधिर बालक है, उनके लिए बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे था, अब तो हम मुंबई बोलते हैं, मुंबई में एक मूक बधिरों को लिए एक विद्यालय खोला गया 1883। इसके 2 ही 3 साल बाद यानी 1887 में अमृतसर में जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, ऐसे बच्चे जिन्हें आंखों से संबंधित समस्या है, उनके लिए एक विद्यालय खोला गया 1987 में। ये जो सिचुएशन है हमारे आजादी आने तक यानी 1947 तक ऐसे विशिष्ट विद्यालयों की संख्या लगभग 300 के आसपास हो गई। 300 के आसपास लगभग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 300 के आसपास आ गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थी है कि ऐसे बच्चे, ऐसे बालक जिनमें शारीरिक रूप से कुछ विशिष्टता है, अयोग्यता है, फिजिकली हो सकती है या कि मेंटली हो सकती है, उनके लिए शिक्षण व्यवस्था की बेसिकली इंडियन एजुकेशन में थोड़ा सा शुरुआत हुई। अब इसके बाद यदि हम ये देखना चाहें कि अब समावेशन की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो ये भी देख लेते हैं। अब समावेशन की कहानी को हम समझते हैं, जानते हैं, तो बातें और भी क्लियर होगी। ये एक बड़ी प्यारी हमारे हिस्ट्री की, हमारे इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री की, किसी भी हिस्ट्री की बात कर ले तो बहुत अच्छी डेट है 15 अगस्त 1947। यहाँ पे भारत एज ए स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म लाने के लिए बहुत सारी कमेटियां गठित की गई। भाई लीडरशिप को ये चिंता थी कि लिटरेसी रेट जो 12 से 18% के आसपास लटक रहा है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतने कम इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ कैसे आम जनता तक, सामान्य व्यक्ति तक एजुकेशन मुहैया कराई जाए, एजुकेशन फैलाई जाए, ये बहुत सारी चिंताएं थी। इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक युक्ति निकाली, एक योजना बनाई कि बहुत सारे कमीशंस गठित किए गए। अब समझना कि अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कैसे आएगी। तो देखिए 1947 के बाद एक कमीशन आया, राधाकृष्णन कमीशन।
नेशनल कमीशन, फिर मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, फिर कोठारी आयोग, ऐसे कई कमीशंस गठित किए गए टाइम टू टाइम। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो कोठारी आयोग था, कोठारी कमीशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये कोठारी आयोग ने सबसे पहले कॉमन एजुकेशन शब्द की बात की, जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के सबसे नजदीक बैठता है। यानी इन्होंने क्या बोला, कॉमन एजुकेशन। कॉमन एजुकेशन की सबसे पहले बात की किसने? कोठारी आयोग ने। इन्होंने सबसे पहले कॉमन एजुकेशन की। कॉमन एजुकेशन मतलब बच्चे चाहे विशिष्ट हो चाहे बच्चे सामान्य हो, सबको एक साथ बैठाओ, सबको एक साथ पढ़ाओ, जिससे बच्चों में मेंटल बैरियर, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ये सब डेवलप ना हो, उन्हें सेंस ऑफ इक्वलिटी और सेंस ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल राइट्स का जो अंडरस्टैंडिंग एक दिमाग में आए, तो ये आई। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में वो कौन सा पिन पॉइंट था जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन की हिस्ट्री में ये एक सीरीज ऑफ प्रोसेस थी, हमने धीरे धीरे इसको अडॉप्ट किया, धीरे धीरे समझा। पर कोठारी आयोग इनडायरेक्टली कॉमन एजुकेशन की बात सबसे पहले कहना प्रारंभ किया। इसके बाद बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें जानी समझी गई। एक डेट आती है इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में 1974। इसमें एक डेट आती है सन 1974, और ये सब चीजें आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। एज ए स्टोरी आप बस सुन लीजिए, आप इसको सुन के भी याद रखेंगे तो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ना आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो गहरा होता जाएगा। आप ये डेट से ये मत घबराएं कि आपको इनको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं, बस आप इनको सुन ले, बार बार सुनेंगे ना, बार बार चेंजेस सुनेंगे तो याद रह जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ हो जाएगी। तो सन 1974 में एक इंस्टीट्यूशन आया अपने इंडिया में, IEDC। IEDC का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। अब ये बताता है कि इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है बच्चों के साथ, यानी सामान्य बच्चों के साथ जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वो एक साथ पढ़े। सन 1974 की मैं बात कर रहा हूं, तो IEDC यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, इसका कॉन्सेप्ट आया। आफ्टर 1974 IEDC एक इंपॉर्टेंट डेट आती है, और डेट क्या है? सन 1986। और इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। यहां से चीजें थोड़े से गहराई से इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की ओर बातें की जाने लगी। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग बातें की गई, इसमें स्पष्ट तौर से इस बात को लिखा गया है, बताया गया है कि जो फिजिकली या कि मेंटली जो स्पेशल चाइल्ड है ना, स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक है, उनको सामान्य बालकों के साथ, अब देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना इंक्लूसिव एजुकेशन का, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों भाई, क्यों दी जानी चाहिए विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा? 1986 द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का तर्क ये है कि बच्चे कम बैक होके कहाँ जाएंगे? समाज में, चाहे विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, ये दोनों किसका हिस्सा है? समाज का, ये दोनों समाज का हिस्सा है। तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ये बात बोलती है कि दोनों बच्चों को जो अब बैक होके समाज में जाना है, तो समाज में आत्मविश्वास और पूरे हक से खुद को एडजस्ट कर सके, खुद को बैलेंस्ड कर सके। तो ऐसी बातें 1986 में होने लगी, जिससे क्या हुआ कि इंक्लूसिव एजुकेशन की पिक्चर धीरे धीरे क्लियरिटी की ओर डेवलप हुई। तो 1986 इस प्रकार की समावेशी शिक्षा को सपोर्ट करने वाले कॉन्सेप्ट को देती है। 86 के बाद क्या हुआ, इसको भी देखते हैं केवल समावेशी शिक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से।
देखिए अब एक डेट आती है 1986 की, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन मैंने बात कर ली। इसके बाद एक डेट आती है 1992 और इसमें क्या होता है, प्रोग्राम ऑन एक्शन, प्रोग्राम ऑन एक्शन। अब ये क्या है, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात कही कि सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के हिसाब से शिक्षा दी जाए। ये ऐसा प्रपोजल सामने आया। इसमें सिंपल सी बात बोली गई कि सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। शिक्षा दी जाए, जो कहीं ना कहीं सामान्य रूप से समझ में आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के हक में यानी पक्ष में कुछ बातें की जा रही है। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई 1992 के बाद। 1992 के बाद हम आते हैं सीधा 2001 में, और 2001 में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अभियान लॉन्च किया जिसको सभी जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। अब इसमें समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग है, तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था जो प्राथमिक शिक्षा है उसका यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमीकरण किया जाए। यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसका यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमीकरण किया जाए। और जब सार्वभौमीकरण की बात की जाती है समाज में, तो समाज के हर एक व्यक्ति को, जैसे हम विकास के संदर्भ में बताया था, ह्यूमन के कि बच्चे के डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूनिवर्सलाइजेशन यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही थी, उसमें हर प्रकार के विकास की बात की जा रही है। उसी प्रकार समाज के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सलाइजेशन या कि सार्वभौमीकरण का सीधा कॉन्सेप्ट है कि हर एक तबके के बच्चे को, हर एक विशिष्टता और सामान्यता के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि एनसीएफ आया, एनसीएफ 2005। इसमें बेहतरीन ढंग से बात की गई। इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं कि समावेशी शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, बहुत सारी विशिष्टताएं बताई गई। तो एनसीएफ की जब बातें डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल इन चीजों को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 2005 में ही एक अंतिम बात जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है, इसको जान लेने समझ लेने के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा हमें जानने समझने की जरूरत नहीं होगी। सन 2000 में ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग घटना हुई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके उसकी हम अंडरस्टैंडिंग कर ले तो हमारी क्लियरिटी और भी इन डेप्थ हो जाएगी। अब देखिए एनसीएफ 2005 के बाद 19 जनवरी 2005 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। इसके बारे में बात करें, इसके बाद ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद खत्म करते हैं। देखिए इसमें भारत की दो संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, एनसीटीई, फिर दूसरी जो काउंसिल है आरसीआई, ठीक है। इनको समझ लेते हैं और फिर समावेशी शिक्षा में इनका क्या संबंध है ये समझ लेते हैं। तो पहले तो फुल फॉर्म, जिन किसी भी एस्पिरेंट ने, जिन किसी भी बच्चों ने ये देखा है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखा है तो इससे तो परिचित होंगे ही। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी भारत देश में टीचर किस प्रकार हो, उनकी किस प्रकार की शिक्षा हो, किस प्रकार की ट्रेनिंग हो, किस प्रकार का सिलेबस हो, ये डिसाइड करती भारत में एनसीटीई। अब आरसीआई क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, ये देखते हैं कि जो भी मूक, बधिर यानी विशिष्ट योग्यता, दिव्यांगता, आप जो भी कहना चाहें, उनसे रिलेटेड जो भी विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षण व्यवस्था, उसमें शासन की पॉलिसी और जो शासन की नीति बन रही है, जो कानून नियम बन रहे हैं, वो किस प्रकार से इफेक्टिव हैं, कितना हेल्पफुल कर पा रहे हैं, इसका कार्य करता है आईसीआई।
अब तो सन 19 जनवरी 2005 में ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये बातें हुई, तो इन दोनों कमेटियों का या कि दोनों भारत की शासकीय संस्थाओं का एक कोलैबोरेशन हुआ, आपस में सहमति बनी कि जो स्पेशल चाइल्ड का जो सिलेबस होता है, जो क्यूरिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसको ऐसे डेवलप किया जाए जो स्पेशल चाइल्ड का देखे विशिष्ट बालक का, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था कहीं भी जहां भी चलती है वो पाठ्यक्रम के हिसाब से चलती है, क्यूरिकुलम के हिसाब से चलती है। सिलेबस और क्यूरिकुलम बहुत अलग होता है। आप यदि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बढ़िया से इन्वॉल्व हुए हैं तो आपको इसकी डिफरेंसेस पता होगी, नहीं एक छोटा सा वीडियो में कभी लाऊंगा, ठीक है। तो जो विशिष्ट बालक हैं और किसी कैसे भी बालक हो, सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, उनका एजुकेशन कैसे चलता है, सामान्य सी बात है क्यूरिकुलम यानी पाठ्यक्रम के आधारित। तो इन दोनों संस्थाओं का, भारत सरकार की संस्थाओं का एक कोलैबोरेशन इस बात में हुआ कि जो विशिष्ट बालकों का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से रीएडजस्ट किया जाए कि दोनों बालक यानी सामान्य बालक हो या कि विशिष्ट बालक हो, वो एक साथ रह के एक विद्यालय में, एक क्लास में, एक छत के नीचे आसानी से शिक्षण व्यवस्था को ग्रहण कर सके, आसानी से शिक्षण व्यवस्था को प्राप्त कर सके। अब देखिए इस इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेश, देखिए अब इंक्लूसिव एजुकेशन या कि समावेशी शिक्षा में, जब समावेशी शिक्षा में हम स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक को एनरोल कर रहे होते हैं, उसमें देखें टीचर की ट्रेनिंग हो गई, टीचर की ट्रेनिंग और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग, और बच्चों के साथ तन्मयता के साथ उनमें उनकी इमोशंस को समझना, उनकी एबिलिटी और डिसेबिलिटी को समझना, इन सब का एक बैलेंस बनाना। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को हमेशा तो कनेक्ट में रहना पड़ता है, चाहे टीचर की ट्रेनिंग हो, क्योंकि सामान्य बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग अलग होती है टीचर की, और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग अलग होती है। तो ड्यूरिंग ड्यूटीज कुछ स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने की कुछ जो ट्रेनिंग हो, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग हो, वो दी जा सके, और इसके बाद जो स्टूडेंट है उसको भी बढ़िया से समझाया जा सके, उनके साथ इमोशनली एक कनेक्ट बनाया जा सके। इनकी बातें हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन में की जाती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारे सिद्धांतों के साथ एक सिद्धांत ये भी होता है कि कोई बच्चा छूट न जाए, हर एक बच्चा स्कूल जाए, यानी एजुकेशन में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, यानी 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है, 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या बोलता है, सतत अनिवार्य शिक्षा, सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा या कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आरटीई 2009 क्या बोलता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। समावेशन के लिए जो कमजोर वर्ग से, देखिए सामान्य बच्चे और सामाजिक हिसाब से देखें तो समाज के नीचे आने वाले या कि गरीब तबके के आने वाले बच्चे वो अपने अपने कारणों से स्कूल में नहीं आ पा रहे, उनको लिए बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत प्रकार की एड्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई ताकि एजुकेशन में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, यानी हर एक बच्चा जो एजुकेशन के लिए योग्य है या कि एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है वो अपना एजुकेशन आसानी से प्राप्त हो, और एक भारतीय समाज एक स्वस्थ समाज हो, और एज राष्ट्र हम एम्पावर्ड हो, हम एज राष्ट्र मजबूती के साथ एजुकेशन से जुड़ी समस्याओं को समाप्त कर सके, और हमारा 100% एजुकेशन लिटरेसी रेट हम पाए, और हम बहुत सारे विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में विश्व को लीड करें, हम विश्व को आगे बढ़ाएं, और अब बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें निकल के आए हमारे सामने। बेसिकली ओवरऑल एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़े, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हम एम्पावर्ड हों, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा का उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस आपको समझ में आई होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझ में आ गया होगा।
यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं। देखिए कुछ भूलें जरूर हो सकती हैं, कुछ पॉइंट्स छूटे जा सकते हैं। वैसे मैंने कुछ वीडियोज जो विशिष्ट बालक में हैं उनमें अलग अलग तरीके से बताने का, समझाने का प्रयास किया हूँ। चैनल में यदि कंटिन्यू बने रहेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो एज जब आप टीचर हैं, देखिए हमेशा स्टूडेंट अपने को समझे, मैं भी अपने को एज ए स्टूडेंट देखता हूँ कि हमेशा एक रिसोर्सेस में रिलाय न रहें, दूसरे क्रिएटर्स का भी कंटेंट देखें, अपनी सेल्फ स्टडी को कभी इग्नोर न करें। ऐसे सोर्सेस पे हम रिलाय नहीं कर सकते जो हमें ये एडवाइस करते हो कि ये आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए जब हम स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट मेंटेलिटी से होते हैं, तो हमें कभी कहा जाता है कि विद्यार्थी और राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो अपनी तैयारी को मजबूत करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। दूसरे क्रिएटर्स, दूसरे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। ये क्लासेस यदि अच्छी लगती है तो आप टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में, नए एजुकेशनल साइकोलॉजी के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।